हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने शुरू करा था डायनेमिक्स, जो बहुत दिनों से चल रहा है शायद, जिसमें सारे लेक्चर्स हमने कंप्लीट भी नहीं करा है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा अभी कि आपको अभी के इस लेक्चर में लेवल 1 के जो क्वेश्चंस हैं, पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज़ जो क्लास 9 का डायनेमिक्स है, उसमें अब इसका नाम कंपटीशन विंग कर दिया है, और जो थोड़े से कम टफ़ क्वेश्चंस हैं उसका नाम कर दिया है ये कंपटीशन विंग है और वो क्लासरूम विंग है। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, वो कंपटीशन विंग का, दैट इज़ लेवल के क्वेश्चंस को। आप सबसे पहले लेवल 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें भी मैं सारा अभी नहीं करूँगा, एक पार्ट में कुछ क्वेश्चंस करूँगा, दूसरे पार्ट में कुछ क्वेश्चंस करूँगा, ठीक है। तो ये है आपका कंपटीशन विंग लेवल 1, अप्लाई योर कॉन्सेप्ट्स। तो जितने सारे कॉन्सेप्ट्स आपने जाने हैं उसी से रिलेटेड चीज़ें हम बताएंगे। कुछ अगर नई चीज़ आएगी तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपके पास किताब है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन नहीं है तो ख़रीदने की कोशिश करें। तो लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन है 1 से लेकर 7 तक। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स के बारे में डिस्कशन करना है, तो ट्रू या फॉल्स होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्ट्रेच्ड स्प्रिंग हैज़ द एनर्जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हैज़ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसकी दो किस्में होती है। क्या क्या? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप अगर एक स्प्रिंग की बात करें, एक स्प्रिंग को अगर दबा के छोड़ दें तो दबने के बाद उसके बाद जो एनर्जी अलग से आई वो कौन सी फॉर्म में आई? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यूँ ही उसको छोड़िएगा तो वो क्या होगा? उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? वैसे ही एक पेन को, एक मार्कर को आप अगर नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, उसकी हाइट में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं हाइट के अकॉर्डिंग, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, बढ़ रही है। फिर छोड़ देंगे तो क्या होगा? उसकी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। मेरी बात समझ आ रही है? तो किसी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन या उसकी जो बनावट है उसके कारण, उसकी हाइट के कारण, उसके पोजीशन के कारण जो उसकी एनर्जी पॉजेज होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच कर देंगे तो उसमें जो एनर्जी पॉजेज होगी वो कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या है ये बताइए? ट्रू है। अगर आपको कलर चेंज करके लिखना है तो मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये ट्रू स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। वर्क एंड एनर्जी हैव द सेम एसआई यूनिट्स। वर्क एंड एनर्जी हैज़ द सेम एसआई यूनिट्स। वर्क और एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो सेम होता है। ये अब कहा है, अभी हमको जानना है ट्रू है या फॉल्स है। आप जानते हैं जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, अभी मानते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क का फॉर्मूला आपको पता होगा। क्या होता है बताइए? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? ऐसा न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, इसको हम जूल कहते हैं। और आप जानते हैं कि जब आप काम करते हैं तो आपको क्या खर्च करना पड़ता है? एनर्जी। जब आप काम करते हैं तो क्या खर्च करना पड़ता है? एनर्जी। तो बेसिकली जब हम वर्क करते हैं तो उसके बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। मतलब वर्क करने से बेसिकली एनर्जी में ही चेंज आता है। बात समझ आ रही है? या यूँ खर्च सोच सकते हैं कि एनर्जी खर्च होता है तो काम करते हैं। तो एनर्जी और वर्क इक्विवेलेंट है यूनिट्स के रिस्पेक्ट में। वैसे बात अलग अलग है, आपके पास कितनी एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। लेकिन जो यूनिट होगा, जो आप काम करेंगे, वो एनर्जी जो खर्च करेंगे वही ना काम करेंगे। दैट इज जो एनर्जी का यूनिट होगा वो ऐसा यूनिट जूल होगा, और वर्क का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल होगा। तो वर्क का और एनर्जी का ऐसा यूनिट सेम होता है। ये बिल्कुल सही बात है। वाह क्या बात है। दो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करा, दोनों ही हमारा ट्रू ही है, ठीक है। चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अच्छे से नोट करें,
आपके पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन भी उतार लें। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। देखिए आपको पता होगा कि जो फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन का ऑपोज करता है। एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पर चलना चाहती है या चलने की कोशिश करती है तो फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाता है। एक ऑब्जेक्ट, जैसे ये आपका सरफेस है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट इस पर चलने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इस पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में मिलेगा, इस पर फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, वो अलग बात है, आप जानेंगे। तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का ऑपोज करता है। फ्रिक्शन चाहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स चिपक के रहे। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है ना, वो फ्रिक्शन डिपेंड करता किस पे? फ्रिक्शन वो जो सरफेसेस कांटेक्ट में है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कितना ज़्यादा चौड़ा है वो सरफेस कांटेक्ट में, उस पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। बस किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे। तो क्वेश्चन में बोला फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस, बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स है। नेचर ऑफ मटेरियल जो होगा कॉन्टैक्ट सरफेस का उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, वो अलग बात है, वो आप सीखेंगे अलग से। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब फ्रिक्शन को अगर आपको चेंज करना है, रिड्यूस करना है, बढ़ाना है, घटाना है, तो आपको उसके सरफेस के नेचर को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको या तो पॉलिश करना पड़ेगा या उसको रफ करने के लिए कोई मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका थर्ड हो गया। फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय पॉलिशिंग सरफेसेस। फ्रिक्शन कैन बी reduced by polishing surfaces। क्या हो जाएगा ये बताइए? मैंने क्या बोला? फ्रिक्शन को हम चेंज कर सकते हैं उसके नेचर को चेंज करके, तो पॉलिश करके तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा ना। कोई अगर सरफेस अगर पॉलिश कर दें तो आप खुद सोचें पिछलन ज़्यादा हो जाएगा उसमें, तो उसके नेचर में बदलाव आ जाएगा। तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन कम लगेगा, मतलब रिलेटिव मोशन का ऑपोजिट जो होना है वो कम हो जाएगा। दैट इज़ ये ट्रू। ठीक है, अब तक 3 ट्रू और 1 फॉल्स। 5 ऑल फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स। ऑल फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो फोर्स का मतलब ही क्या है? जोड़े में होगा। जैसे अर्थ इस मार्कर पर फोर्स लगा रहा है तो मार्कर भी अर्थ पर फोर्स लगा रहा है, तो मार्कर और अर्थ के बीच एक इंटरेक्शन हुआ ना। तो जब तक दो बॉडीज़ के बीच का इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक फोर्स नहीं लग सकता। इसका मतलब फोर्स हमेशा एक दूसरे पर लगाता है। हाँ, फील्ड जो होता है, जैसे अर्थ का फील्ड अकेले में है, ठीक है, फील्ड सिंगल का होता है और फोर्स दो के बीच होता है। दैट मीन्स कि फोर्स हमेशा इंटरेक्शन की वजह से होता है, मतलब पेयर की वजह से होता है। बिल्कुल ये भी सत्य है। ठीक है, इम्पल्स एंड मोमेंटम हैव सिमिलर यूनिट्स। इतना उतार लें आप। तो ट्रू और फॉल्स में हमने 5 क्वेश्चंस कर दिए आपको। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इम्पल्स एंड मोमेंटम हैव सिमिलर यूनिट्स। हैव सिमिलर यूनिट्स, मतलब सेम यूनिट्स ही आप समझें। अब बताइए, आप जानते होंगे फोर्स का जो फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम बट ए टाइम टेकन। अगर आप मेरे लेक्चर्स करे होंगे तो मोमेंटम का चेंज होने का जो रेट है उसको हम फोर्स कहते हैं। फोर्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ चेंज इन मोमेंटम एंड टाइम टेकन। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फोर्स इनटू टाइम टेकन। ये जो मोमेंटम का चेंज होता है इसी को हम कहते हैं इम्पल्स। और इम्पल्सिव फोर्स उसको कहते हैं जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में जो फोर्स लगता है। जैसे बॉल गया, बैट और बॉल के बीच जो फोर्स लगता है वो बहुत ही कम समय के लिए लगता है। ऐसे फोर्सेस बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। आप देखते हैं जो ही लगा बैट के साथ वो छक्का चौका जाता है कि नहीं। ठीक है, तो जो मोमेंटम का चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है बताइए? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चेंज का मतलब क्या? जैसे 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम था, अब चेंज होके 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया। तो कितना चेंज हुआ बताइए? 15 माइनस 10। लेकिन आएगा किस में? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में ही ना आएगा। तो चेंज भी किस में आएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में। तो इसका यूनिट क्या हो गया बताइए? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा?
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें। तो जो मोमेंटम का यूनिट है वही चेंज इन मोमेंटम का यूनिट है, और चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स है। इसका मतलब इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम का जो यूनिट होगा वो सेम होगा। तो ये भी इत्तेफाक से ट्रू ही है। समझे बाबू सब? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मास ऑफ अ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। मास of a body is the measure of inertia। बॉडी का जो मास है वही इनर्शिया का मेजर। इनर्शिया क्या होता है कि बॉडी का एक स्टेट ऑफ मोशन होता है। स्टेट ऑफ मोशन मतलब वो अगर मोशन में है तो उसका कुछ डायरेक्शन होता है और उसकी कुछ स्पीड होती है, और रुका हुआ रहता है तो रेस्ट में है। ठीक है, तो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा, तो उसकी कुछ स्पीड होगी और उसका कुछ डायरेक्शन होगा। तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए मतलब कंडीशन ऑफ मोशन में बदलाव आएगा, रेस्ट में बदलाव आएगा। और मोशन में अगर है तो अगर कुछ स्पीड में तो उसके स्पीड में बदलाव आ सकता है, या बढ़ सकता है या घट सकता है। किसी एक डायरेक्शन में तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। इन सबको चेंज करने के लिए आपको बाहर से एक फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप नहीं अप्लाई करते हैं तो अगर बॉडी रेस्ट में है था तो रहेगा, और अगर मोशन में है तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा। और ये जो बदलाव नहीं आने की एबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा? जिसमें सबसे ज़्यादा मास होगा, ज़्यादा हैवी होगा, तो बदलाव लाने के लिए ज़्यादा बाहर से क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब किसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी वो डिपेंड करता है किसका मास ज़्यादा है। तो मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, ये बिल्कुल सही बात है। ये मेरे लेक्चर्स में आप डिटेल्ड जान सकते हैं। ज़्यादा मास, ज़्यादा इनर्शिया, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके कंडीशन ऑफ मोशन को बदलने के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कुछ यूं है, ये कह रहा है अ क्रिकेट बॉल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, अ क्रिकेट बॉल ड्यूरिंग इट्स flight after being hit possesses इतना डैश एनर्जी एंड डैश एनर्जी। ठीक है, एक क्रिकेट बॉल है, जब हिट करता है फ्लाइट करने के बाद उसके पास एक पोजीशन होगी, उसके पास एक पोजीशन होगी जो अर्थ के सेंटर से कितना दूर है, उसकी वजह से उसके पास एक एनर्जी होगी। उसके पोजीशन की वजह से ग्रेविटेशनल जो पोजीशन है वो होगा पोटेंशियल एनर्जी, और उसके पास जब हिट करेगा उसके पास क्या होगी? एक स्पीड होगी। उसकी वजह से क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो उसके मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी और उसकी एक पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। तो दो एनर्जीज होंगी, क्या क्या? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द पोजीशन एंड काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द स्पीड। ओके, उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, the change in momentum of the body has the same dash as the force applied on it, as the force applied on it। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का सिंबल P है, मास इनटू वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब बताइए, मोमेंटम मान लेते हैं 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और ये बढ़ के हो गया 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो चेंज कितना हुआ? 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का, उसी डायरेक्शन में 15 माइनस 10 प्लस 5। ठीक है, इस केस में मोमेंटम का चेंज कितना हुआ? प्लस 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम लें 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड था, अब चेंज होके कितना हो गया? 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम का चेंज कितना हुआ बताइए? 15 से 10 हुआ, 10 माइनस 15 नेगेटिव में चेंज हुआ, -5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। तो याद रहे कि मोमेंटम पॉजिटिव हैं, मोमेंटा पॉजिटिव है, बट मोमेंटम के जो चेंज है वो नेगेटिव है। इसका मतलब मोमेंटम जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका चेंज है। इस तरीके से आपको जानना है। अभी मानेंगे एक डायरेक्शन में चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, आपके क्लास के अकॉर्डिंग। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी हैज़ द सेम, तो बताइए इस डायरेक्शन में, जिस मान लेते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाला, तो ये मोमेंटम का डायरेक्शन है, लेकिन ये किसका डायरेक्शन है? चेंज इन मोमेंटम का। और जिस डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। मेरी बात समझ आ रही है? मोमेंटम का डायरेक्शन नहीं, मोमेंटम के चेंज का डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन होगा। फिर मैं कह रहा हूँ मोमेंटम का डायरेक्शन नहीं, मोमेंटम के चेंज का डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन होगा। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी हैज द सेम। यहाँ पे क्या होगा? द चेंज इन मोमेंटम पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मोमेंटम का चेंज भी पॉजिटिव। तो जिधर मोमेंटम का डायरेक्शन उधर ही मोमेंटम के चेंज का डायरेक्शन, उधर ही फोर्स का डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे जिधर मोमेंटम का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम के चेंज का डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन? फोर्स का डायरेक्शन। तो यहाँ आंसर क्या होगा? फोर्स। तो याद रहे कि मोमेंटम का चेंज का डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन होगा, न कि मोमेंटम का। ठीक है, उतारिए बाबू सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने डिस्कस करा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। फिर 9 क्या बोल रहा है बताइए? द चेंज इन, नहीं तो हो गया। 10 अ कार एट रेस्ट कैन बी मूव्ड, अ कार एट रेस्ट कैन बी मूव्ड, और अ मूविंग कार कैन बी स्टॉप्ड, और अ मूविंग कार कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग। अब दो तरह के फोर्स होंगे ना, क्या क्या? एक इंटरनल फोर्स, जैसे कार के अंदर अगर फोर्स लगाएंगे हम शीशे में जाके, या कार के अंदर पे कार को फोर्स लगा, कार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? कार एट रेस्ट, रेस्ट में है मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, या मोशन में है रेस्ट में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? एक्सटर्नल। अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। बैलेंस फोर्स का मतलब टोटल फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो उसी स्पीड उसी डायरेक्शन में चलते रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों ने जाना है। क्वेश्चन नंबर 11, द टोटल मोमेंट ऑफ टू बॉडीज बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि बाहर से कोई फोर्स न लगे, तभी ऐसा होगा अगर सिस्टम में। ठीक है, तब भी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, the total momentum of two bodies before collision, of two bodies before collision is equal to their, is equal to their dash आफ्टर कॉलिजन। तो एक बॉडी जब दूसरे बॉडी को कोलाइड करता है, टकराता है, और तीसरा बॉडी का कोई इसमें अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ एक दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा पहले पे लगा रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों ने चीज़ों को जाना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? टोटल मोमेंटम। क्या आंसर होगा बताइए? टोटल मोमेंटम। ठीक है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को प्रोसीड करके मैंने चीज़ों को बताई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? टू डू द सेम वर्क इन लेस टाइम, टू डू द सेम वर्क इन लेस टाइम द पावर शुड बी, पावर कैसा होना चाहिए? आप खुद सोचिए, पावर और वर्क में फ़र्क है। देखिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो पावर, वर्क, फोर्स, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़। पावर होता है बेसिकली वर्क बटे टाइम। ठीक है, जितना कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे पावर उतना ज़्यादा होगा। टी टाइम में डब्ल्यू वर्क करना है तो एक में कितना होगा? डब्ल्यू बटे टी। यूनिट टाइम में जितना काम करते हैं हम लोग उसी को हम लोग पावर कहते हैं। तो कम समय में ज़्यादा वर्क करेंगे, ठीक है, उतना ही वर्क करना है। अगर वर्क हमारा कांस्टेंट है, टाइम जितना कम में करेंगे, जितना कम टाइम में ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा पावर होगा। नीचे का वैल्यू जितना कम होगा पावर उतना ज़्यादा होगा। तो पावर शुड बी मोर। टू डू द सेम वर्क इन लेस टाइम, टाइम लेस होते जाएगा, पावर ज़्यादा होते जाएगा, पावर को ज़्यादा होना पड़ेगा।
बात समझ आ रही? वर्क कांस्टेंट है, टाइम कम होते जा रहा है तो पावर को क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि वर्क कांस्टेंट है। तो वर्क बराबर क्या हो गया बताइए, पावर गुना टाइम। पावर अगर कम होते जा रहा है तो टाइम अगर कम होते जा रहा है तो पावर को ज़्यादा होते जाना पड़ेगा, जिससे वर्क हमारा कांस्टेंट रहेगा, काम उतना ही होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉड फ्रॉम अ हाइट its energy changes to its dash energy changes to its dash energy। अब बताइए, एक बॉडी को जब ड्रॉप करते हैं तो इनिशियली उसका स्पीड कितना होता है, उसकी स्पीड कितनी होती है, 0, मतलब इनिशियली उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। फिर जब छोड़ते हैं तो अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, जा भी नीचे रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। जब स्पीड उसकी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन हाइट घटती है मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटती है। तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी किस में चेंज होती जाती है, काइनेटिक में। तो ऊपर से नीचे आने से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, नीचे से ऊपर जाने से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर दिया, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 14 तक है शायद, हाँ 14 तक ही है, उसके बाद मैच वाला है। 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है फोर्स ऑपोजिट द रिलेटिव मोशन। एक दूसरे से चिपका के रखना चाहता है, रिलेटिव मोशन में एक दूसरे पर चलने के लिए बाधा डालता है। कौन, बिटवीन द टू बॉडीज, वो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। तो आंसर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ये फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये मोशन को अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ख्याल में थोड़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग आते हैं। चलिए क्वेश्चन 15 में आपको मैच करना है। आपके पास किताब है तो बहुत अच्छा, मैं बस एक पार्ट लिखता हूँ, ए इनर्शिया। ठीक है, अब इनर्शिया में आपको देखना है राइट साइड में कि किसके साथ ये मैच करेगा इनर्शिया। इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले वेरिएबल वेलोसिटी बिल्कुल नहीं, टाइम पीरियड चेंजेस विद चेंज इन लेंथ, इससे कोई मतलब ही नहीं है, डायमेंशनलेस इससे कोई मतलब, स्ट्रेच्ड रबर बैंड इससे कोई मतलब ही नहीं है, टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इससे मतलब ही नहीं है। इनर्शिया है क्या, इनर्शिया है कि कोई बॉडी जब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो उसके स्पीड और डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब उसके अंदर एक इनएबिलिटी होती है जो चेंज, मतलब एक एबिलिटी होती है चेंज नहीं होने के लिए सपोर्ट करती है। तो इसको बोलते हैं इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन इट्स ओन, मतलब चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। ये F नंबर में, कितना नंबर में, F नंबर में। तो इनर्शिया इज नथिंग बट, आप इसको याद भी रख सकते हैं, ये क्या, इनएबिलिटी टू चेंज, इनएबिलिटी टू चेंज या एबिलिटी नॉट टू चेंज या इनएबिलिटी टू चेंज, एक ही बात है। चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, रेस्ट में ही लिखा है बस यहाँ पे, ऑन इट्स ओन, अपने आप चेंज नहीं करेगा। तो कैसे चेंज होगा बताइए, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के, बाहर से मतलब एक्सटर्नल बोल ही दिया हमने। नेक्स्ट बी, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, फोर्स होता है। जैसे ए बी पर फोर्स लगाता है तो बी भी ए पर फोर्स लगाता है। बच्चों को लगता है सर ए पहले बी में लगाता है, बी फिर ए में लगाता है, ऐसा नहीं, ए जब बी पे लगाता है बी भी ए पर उसी टाइम पे लगा देता है, मतलब इंस्टेंटली लगता है। ऐसा नहीं कि पहले ए बी पर फिर बी ए पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कौन ज़्यादा लगाता है, दोनों सेम लगाता है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर देखें, ये ए किस पर लगा रहा है, बी पर, और बी किस पर लगा रहा है, ए पर, दैट इज दोनों एक दूसरे पर लगाता है। तो ए बी पर, बी ए पर, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगाना। ये ऑप्शन नंबर आई पे, एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्ट्स ऑन, आप खुद कर सकते हैं, आपके पास बुक है तो, एक्ट्स ऑन
डिफरेंट बॉडीज, मतलब ए किस पर लगाया, बी पर, और बी किस पर लगाया, ए पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी। सी देखते हैं। सी में कह रहा है यूनिट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है बताइए, फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, जे, न्यूटन। तो हमने कौन सा कर दिया, सी तक कर दिया। अब डी, डी में बोला है ल्यूब्रिकेंट्स, ये मैं नहीं करा रहा, ल्यूब्रिकेंट्स क्या करेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस कराएगा, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स, जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी होगा। तो ई में करा दे रहा हूँ, कौन सा फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, क्या होगा इससे, ऑप्शन ए, वेरिएबल वेलोसिटी। तो जब भी क्या होगा बताइए, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, मतलब उस पर फोर्स नॉन जीरो लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, तो बॉडी के वेलोसिटी में बदलाव आएगा। ये बात हो गई। फिर फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन क्या होगा बताइए, फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन यहाँ पे अगर हम देखें, ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, अभी हमने बताया, इसको भी बताने की ज़रूरत है। सिंपल पेंडुलम, जी, सिंपल पेंडुलम। देखिए सिंपल पेंडुलम की जो बात करें, आप देखे होंगे वो जो आपकी घड़ी होती है घर में जो घड़ी होती है ऐसे, वो उसका एक गया जाके वापस आया, एक टाइम पीरियड हुआ। वो जो टाइम पीरियड होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, लेकिन वो जो बॉब है उसके मास पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे है, यहाँ पे टाइम पीरियड चेंजेस विद चेंजेस इन लेंथ, लेंथ चेंज होने से टाइम पीरियड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन मास पर डिपेंड नहीं करता है। ये ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है बताइए, मतलब इसके साथ बी मैच करेगा, टाइम पीरियड चेंजेस विद चेंजेस इन लेंथ। टाइम पीरियड किसका, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का, चेंजेस विथ चेंज इन लेंथ, ठीक है। ये जी हो गया। एच में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसका होगा बताइए, रबर। अभी तो मैंने बताया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, उसको या तो हम स्ट्रेच कर दें या उसको खींच दें, तो यहाँ के हिसाब से स्ट्रेच्ड रबर बैंड होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो यूनिट लेस होता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखिए, जी हो गया, एच हो गया, आई। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ठीक है। जो आप नॉर्मल केस में अगर जाने, ये बॉडी का मास m है, नीचे फोर्स लग रहा है, अर्थ लगा रहा है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सरफेस ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, आर स्टैंड्स फॉर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, जब इस पर हम फोर्स लगाते हैं, जब फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर हम फोर्स लगाएं तो फ्रिक्शन भी एक्टिवेट हो जाता है। ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा वो उसके नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस पे डिपेंड करेगा, और ये फ्रिक्शन जो मैक्सिमम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, नॉर्मल रिएक्शन का। मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब बताइए, फ्रिक्शन ऊपर न्यूटन, रिएक्शन ये भी फोर्स है, न्यूटन में यूनिट लेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस क्वांटिटी। सी, डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस क्वांटिटी, ये हो गया। जे, वर्क, वर्क क्या करता है बताइए, वर्क होगा हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने बताया कि जब भी हम काम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जे था 15 का, जो मैंने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, 15 के बाद हम लोग करेंगे 16, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इतना आप शायद नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अगर आप फ्रिक्शन मेरा करे होंगे तो समझ आएगा। द स्टेटमेंट फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इज डैश। ऑप्शन ए फॉल्स स्टेटमेंट, false statement, option B
ट्रू इन द केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, in the case of static friction, true in the case of rolling friction, D, true in the case of sliding friction, true in the case of स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। जो फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग है। तो फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग क्या होता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म में एक बॉडी रखा हुआ है, इस पर हमने ये कुछ है, मान लेते हैं m मास का, इस पर हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया नहीं। जब फोर्स हम आगे नहीं लगाएंगे, देखिए नीचे कौन लगा रहा है, अर्थ mg, ऊपर कौन लगा रहा है, सरफेस ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन n या कैपिटल R लिखते हैं। तो आप बताइए, इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है ना। इस डायरेक्शन में जब आगे हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं और बॉडी रेस्ट में था, रेस्ट में, इसका मतलब पीछे भी फोर्स नहीं लग रहा है, तब तो नेट फोर्स 0 है। लेकिन अगर हम फोर्स अप्लाई करना शुरू करें, मान लेते हैं हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, बॉडी रेस्ट में था, अब भी रेस्ट में है, तो इधर भी कितना न्यूटन लगा होगा, 1 न्यूटन में। क्योंकि रेस्ट में था, रेस्ट में रहने के लिए 1 न्यूटन आगे तो 1 न्यूटन पीछे भी होना पड़ेगा। तो जो ही हमने 1 न्यूटन लगाया तो ही फ्रिक्शन एक्टिवेट हो गया। लेकिन हम फोर्स अगर नहीं लगाएंगे तो ये भी फोर्स इधर नहीं लगेगा। मतलब नेट फोर्स को 0 रखना पड़ेगा अभी। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट में था, अभी रेस्ट में है। पहले हम नहीं लगा रहे थे तो नहीं लग रहा था, हमने 1 न्यूटन लगाया, रेस्ट में है, रेस्ट में था तो 1 न्यूटन इधर भी लग जाएगा। अब हम इसको 1 हटा के 2 किए, अब भी रेस्ट में है तो ये 2 न्यूटन होगा। अब हम 3 लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं 3 न्यूटन, लेकिन ये बॉडी आगे नहीं जा रही, तब भी कितना, 3 न्यूटन। इसी तरह हमने क्या किया, 10 न्यूटन, और ये बॉडी रेस्ट में था, रेस्ट में ही, अब भी इसमें 10 न्यूटन। इसका मतलब 0 न्यूटन से लेकर 10 न्यूटन ये आगे बढ़ा। हमने 0 से 10 बढ़ाया तो फ्रिक्शन अपने आप आगे बढ़ते गया। लेकिन जो ही हमने 11 न्यूटन लगाया और बॉडी चलने लगा, इसका मतलब ये 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स नहीं लग सकता। मतलब फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है 10 न्यूटन है। आगे जाके क्या होगा वो बात अभी नहीं कर रहे हैं। आगे जाके जब चलने लगेगा तो स्लाइड करने लगेगा तो फ्रिक्शन में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। लेकिन एक बात समझ आ गई कि फ्रिक्शन कब तक बढ़ेगा, जब तक बॉडी रेस्ट में रिलेटिवली है। बात समझ आ रही है? तो सेल्फ एडजस्टिंग कब है, जब बॉडी रेस्ट में एक दूसरे के बीच है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। कौन सा फ्रिक्शन? जब तक 2 बॉडीज रिलेटिव मोशन में नहीं आती है तब तक समझ जाइए कि उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन के जो मैक्सिमम वैल्यू उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में फ्रिक्शन क्या होता है, एडजस्ट होता है। लेकिन जो ही चलने लगेगा तो फिर एडजस्ट नहीं होता है, वो फिक्स हो जाता है। द स्टेटमेंट फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत है। ट्रू है इन द केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग रोलिंग फ्रिक्शन के केस में फिक्स्ड रहेगा और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में भी फिक्स्ड रहेगा। बस स्टैटिक फ्रिक्शन में सेल्फ एडजस्ट होता है, दैट इज 0 न्यूटन से लेकर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए डन। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 17 क्या कह रहा है? द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पर डिपेंड नहीं करता। मैंने अभी बताया किस पर डिपेंड करता, लेंथ पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है और किसी पर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन ए, शेप ऑफ द बॉब, द शेप ऑफ बॉब। बी, मटेरियल ऑफ द बॉब, द मटेरियल ऑफ बॉब। बॉब किससे बना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मास ऑफ द बॉब, इस पे भी डिपेंड नहीं करता। ऑल, तो आंसर क्या होगा? मैंने क्या बताया कि सिंपल पेंडुलम होता है ना ऐसा, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला होता है T बराबर 2π/L/g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा, टाइम पीरियड घटेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ये 0 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा और लेंथ बढ़ने से भी टाइम पीरियड बढ़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? मास पर, मटेरियल पर, शेप पर डिपेंड नहीं करता, ये सबसे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। डन। चलिए 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 लिखते हैं हम लोग। 18 क्या कह रहा है? मार्कर में इंक की कमी है। 2 बॉडीज ऑफ मासेज m and 4m, 2 बॉडीज ऑफ
masses m and 4m are moving with equal kinetic energies, moving with equal kinetic energies. The ratio of the velocities, the ratio of the velocities with which they are traveling, with which they are traveling. Option A 1:2, option B 2:1, option C 3:4, ऑप्शन D 4:5। ठीक है, अब बताइए दो बॉडीज़ है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर काइनेटिक एनर्जी 2। अब पहले का मास कितना है बताइए, पहले का मास है m, काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ mv², तो क्या हो जाएगा बताइए, हाफ मास m है, वेलोसिटी नहीं पता है v1², दूसरे का मास कितना है 4m, वेलोसिटी कितनी है v2 नहीं पता है। ठीक है, mm कैंसिल, 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बताइए, v1² बटे v2² बराबर 4, दैट इज़ v1 बटे v2 का होल स्क्वायर बराबर 4, दैट इज़ 4 का मतलब क्या 2 का स्क्वायर, तो v1 बटे v2 बराबर ये क्या होगा 2 बटे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये होगा 2:1, 2 यहाँ पे चला गया, हमने कंपेयर कर लिया इसको, तो v1 और v2 का रेशियो कितना हो गया 2:1, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये कहानी है बहुत इजी, उतार लीजिए, डन, अच्छे से उतारिए बाबू सब। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द मास ऑफ बॉडी इज 20 किलोग्राम, वेट लिखा हुआ था बुक में शायद, ऑफ द बॉडी इज, आपको मास लिखना है, इज 20 किलोग्राम, दिस वेट इज इक्वल टू, the weight is equal to what? ऑप्शन ए 1960 न्यूटन, ऑप्शन बी 196 जूल, ऑप्शन सी 196 गुना 10⁵ डायन, ऑप्शन डी 19.6 न्यूटन। चलिए अब बताइए 20 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, तो आप जानते हैं वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जितना अर्थ किसी बॉडी पर फोर्स लगाएगा उसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जिसका वैल्यू अप्रॉक्स 10 मीटर/सेकंड होता है, लेकिन एक्जैक्टली लिखना है तो 9.8 मीटर/सेकंड, वो भी चेंज होता है, अलग बात है। मास कितना है 20 किलोग्राम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर/सेकंड हम लोग कंसीडर करते हैं बाय डिफॉल्ट, तो कितना हो जाएगा 800 कितना 196 किलोग्राम मीटर/सेकंड को क्या बोलते हैं न्यूटन, और 1 न्यूटन आपको पता होना चाहिए 10⁵ डायन होता है। ये अलग कहानी है जो मैंने बता दी है। ठीक है, आप लेक्चर्स देख लें, मुझे तो लगता है कि बताया हूँ, नहीं बताया तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो कितना हो जाएगा 196 गुना 10⁵ डाइन, तो ये तो जूल में आंसर हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है, तो यही सही है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 196 × 10⁵ डायन, उतार लीजिए, चलिए डन, बहुत अच्छे। ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, व्हेन स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना गिवन है, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है तब भी करा दे रहा हूँ। ये है आपका 2 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना गिवन है 2 न्यूटन पर मीटर, इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर, stretched by 5 centimeter. The energy stored in its, the energy stored is what? Option A 0.025 joule, option B 0.0025 joule, option C 0.25 joule, ऑप्शन डी 2.5 जूल। ठीक है,
अब यहाँ पे देखना है जो स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको के से डिनोट करते हैं। जो एनर्जी होता है स्टोर स्प्रिंग में वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। उसको आप कंप्रेस करेंगे, उसकी वजह से भी एनर्जी स्टोर होगी। उसको आप क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, उसकी वजह से भी एनर्जी स्टोर होगी। जितना आप एक्सपेंड या कंप्रेस किए वो आपका ये होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगा हाफ इंटू के कितना है 2 न्यूटन पर मीटर, और एक्स कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, 2 कैंसिल, 1 न्यूटन पर मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 5/100 का स्क्वायर, दैट इज़ ये हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, दैट इज़ 1 न्यूटन पर मीटर गुना 5×25/1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर कैंसिल, न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, 25/10,000 जूल, दैट इज़ 0.0025 जूल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये आपको फार्मूला याद रख लेना है, हाफ के एक्स स्क्वायर, जैसे होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, उतार लीजिए। डन, बहुत अच्छे। 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द मोमेंटम p एंड द काइनेटिक एनर्जी E। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। द मोमेंटम p एंड काइनेटिक एनर्जी E of a body of mass m, of a body of मास m, मतलब काइनेटिक एनर्जी को E लिया गया, मोमेंटम को P लिया गया, मास को m लिया गया है। m आर रिलेटेड एज ऑप्शन ए P बराबर √2me, ऑप्शन बी P बराबर हाफ me, ऑप्शन सी P बराबर 2m/E, ऑप्शन डी P बराबर 2ma। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताइए, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिया E बराबर क्या होगा हाफ mv स्क्वायर। आपको पता है मोमेंटम P मास इंटू क्या होता है वेलोसिटी, तो लिख सकते हैं इसको E बराबर मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू मास, मास से मल्टीप्लाई भी किया और मास से डिवाइड भी किए, तो क्या हो जाएगा बताइए m इंटू m स्क्वायर, दैट इज mv का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे 2m, और ये हो जाएगा E बराबर mv मतलब मोमेंटम p स्क्वायर बटे 2m, दैट इज p स्क्वायर बराबर 2me, या हम कह सकते हैं p बराबर √2me। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है बाबू सब, उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, अच्छे से उतारिए। चलिए 21 हो गया, कुछ और भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द फोर्स क्या होगा, क्वेश्चन में बोला है एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन इट्स मोमेंटम चेंजेस बाय, मोमेंटम चेंजेस बाई 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम खुद चेंज दिया हुआ है, मोमेंटम नहीं गिवन है, मोमेंटम चेंज गिवन है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। कितना न्यूटन होगा ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, ऑप्शन ए 15 2 5 10, 15 2 5 10। तो इसको कैसे करेंगे बताइए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का चेंज बटे टाइम टेकन, यही तो फॉर्मूला है मेन। मोमेंटम का चेंज कितना हुआ 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, टाइम लगा कितना 5 सेकंड, दैट इज 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम क्या कहते हैं न्यूटन, दैट इज 2 न्यूटन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बाबू सब, उतारिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 ये नहीं करेंगे हम। 24, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स, अभी हमने बता दिया, मिटा दो उसको। Question number 24, the change in momentum of the body, option A is equal to the force applied on it, the force applied on it, option B
इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and the time of application of the force, and the time of application of the force. Option C, both A and B. Both A and B. Option D, both A and B are true, both A and B are false. अब आप देखेंगे इसको अगर ठीक से तो क्या होगा, हमने क्या बोला था, फोर्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम बटे टाइम टेकन, तो मोमेंटम का चेंज क्या हो गया, फोर्स इनटू टाइम टेकन इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। मोमेंटम का जो चेंज होगा फोर्स के बराबर नहीं होगा, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद अ फास्ट मूविंग कार हुज इंजन इज स्विच्ड ऑफ कम्स टू रेस्ट ऑन अ रफ रोड, दिस इज ड्यू टू किसकी वजह से, रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, डायरेक्टली आप जानते हैं प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, बिल्कुल सही बात है। इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, बिल्कुल सही बात, सारे सही हैं। एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है बताइए, हमेशा पेयर में होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, ऑलवेज एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो मैंने बता दी। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, ये सब निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इसमें फॉल्स है द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीजेज और इंक्रीजेज इन द एरिया ऑफ करंट, मैंने बताया था ना, फ्रिक्शन को एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से कोई मतलब नहीं है। व्हेन द ब्रांच ऑफ ट्री इज शेकन द राइप फ्रूट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ब्रांच, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया, और इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से चीज़ें आती हैं। ठीक है, स्टोन टाइड टू द स्ट्रिंग इज वेल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, ऐसे अगर करेंगे सबसे ऊपर जाके क्या होगा, इसकी स्पीड सबसे कम हो जाएगी, मतलब पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक जीरो हो जाएगी, और नीचे आके काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कर दिया। अगर आपके पास बुक नहीं तो कोई बात नहीं, जो मेन क्वेश्चंस थे उनको मैंने यहाँ पे उतार दिया था, और जो बाकी के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो आप अच्छे तरीके से इसको करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।